अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि आप राज्य व्यवस्था के खंड पर बेहतर पकड़ बनाएं। राज्य व्यवस्था के खंड पर बेहतर पकड़ बनाकर आप अपनी प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र 2 में बेहतर प्रदर्शन करने की स्थिति में आ जाते हैं। साथ ही इंटरव्यू में भी आपके उत्तरों में एक परिमार्जन नजर आता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम हर सप्ताह आपके सामने एक प्रोग्राम लेकर के आते हैं जिसका नाम है पॉलिटी दिस वीक। इस प्रोग्राम में हम पिछले एक सप्ताह की सभी महत्वपूर्ण राज्य व्यवस्था से जुड़ी हुई खबरों पर आपके साथ विस्तार से बात करते हैं ताकि इन पर आपकी एक अवधारणात्मक समझ को बढ़ाया जा सके। तो चलिए आज की प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि वे कौन सी खबरें पिछले सप्ताह लगातार चर्चा में रही जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं। 3 खबरें महत्वपूर्ण थी। एक तो हाल ही में कई राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति हुई है। तो राज्यपालों की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है, उनकी शक्तियां क्या हैं, इस बारे में जानना हमारे लिए खास हो जाता है। साथ ही मानसून सत्र शुरू होने वाला है तो मानसून सत्र में कई विधेयक सरकार लाएगी। वे विधेयक कौन से हैं और उसके पीछे की मंशा क्या है, उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही एक महत्वपूर्ण विधेयक ये भी आ सकता है मानसून सत्र में कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया जाए, उसका विस्तार किया जाए। यहाँ पर विस्तार का मतलब है कि उसकी अवधि को बढ़ाया जा सकता है और इसलिए मणिपुर में राष्ट्रपति शासन पर हम बात करेंगे। किस संविधान संशोधन, किस संवैधानिक प्रावधान के तहत राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगाया जाता है, इन सारी चीजों को जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले कुछ राज्यों में जो राज्यपालों की नियुक्ति हुई है उस पर बात कर लेते हैं। आप ये जानते हैं कि कई राज्यपालों की नियुक्ति हुई है हाल ही में। जैसे गोवा में नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं अशोक गजपति राजू। उसी प्रकार से हरियाणा के नए राज्यपाल हैं आशिम कुमार घोष और लद्दाख के नए उपराज्यपाल कौन होंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन होंगे, कविंदर गुप्ता। कौन कौन है ये? जैसे अशोक गजपति राजू 2014 से 2018 के बीच नागर विमानन मंत्री रह चुके हैं। इनका संबंध तेलुगु देशम पार्टी से है और पीएस श्रीधरन पिल्लई का ये गोवा में स्थान लेंगे। पीएस श्रीधरन 15 जुलाई 2021 को गोवा के राज्यपाल बने थे। उसी प्रकार से आशिम कुमार घोष भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता है, पश्चिम बंगाल से इनका ताल्लुक है और 38 वर्षों तक इन्होंने अध्यापन किया है। ये किसका स्थान लेंगे? ये स्थान लेंगे बंडारू दत्तात्रेय का। साथ ही आप ये भी जान लीजिए कि बंडारू दत्तात्रेय को 15 जुलाई 2021 को हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। कविंदर गुप्ता जम्मू एंड कश्मीर के भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री हैं और ये स्थान लेंगे बीडी मिश्रा का, जिन्होंने फरवरी 2023 में ये पद संभाला था। राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया और राज्यपाल के पद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजों को जान लेते हैं। महत्वपूर्ण चीजें ये है कि किसी भी राज्य का जो कार्यकारी प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है। जैसे हमारे राष्ट्र का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। लेकिन जो सरकार को चलाने का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? वो होता है हमारे देश का प्रधानमंत्री। लेकिन राष्ट्र के प्रमुख की जब आप बात करेंगे तो वो होता है हमारा राष्ट्रपति। और इसलिए हम किसका नाम लेते हैं? और राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से चुना जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? भारत को एक गणराज्य के रूप में व्याख्यायित करते हैं, इसलिए करते हैं। तो राज्य का जो कार्यकारी प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है। और राज्यपाल का जो कार्यालय है, उसका जो ऑफिस है, ये कहां से अनुकूलित है, यानी ये मॉडल हमने कहां से अपनाया है? ये कनाडा से हमने ये मॉडल अपनाया है। परंपरा के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी राज्य से संबंधित है तो उसी राज्य में उसे राज्यपाल नहीं बनाया जाता है, क्योंकि वहां उसका कई जो क्षेत्रीय राजनीति है उससे प्रभावित होने की आशंका रहती है। इसलिए किसी अन्य राज्य में उस व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाता है। राज्यपाल न तो जनता द्वारा सीधे चुना जाता है और न ही अप्रत्यक्ष रूप से, जिस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, न ही उस प्रकार से चुना जाता है, बल्कि इसको सीधे तौर पर राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से नियुक्त किया जाता है। तो इसी प्रकार से इसकी नियुक्ति होती है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही सामान्यतः पद धारण करता है और राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। और जब हम राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाने की बात करते हैं, नियुक्त किए जाने की बात करते हैं, तो इसमें केंद्रीय भूमिका किसकी होती है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की होती है, क्योंकि उसी की सिफारिश पर राष्ट्रपति काम करते हैं। उनकी विवेकाधीन शक्तियों को छोड़ करके, क्षमा प्रदान करने की शक्तियों को छोड़ करके। राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में कुछ और सामान्य तथ्यों को जाने तो सामान्यतः ये माना जाता है कि केंद्र सरकार का ही कोई नामित व्यक्ति राज्यपाल बनाया जाता है। ये बात सही भी है, क्योंकि
राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर ही काम करते हैं। हालांकि हरगोविंद पंत बनाम रघुकुल तिलक मामला एक महत्वपूर्ण मामला है जो सुप्रीम कोर्ट में एक गया था और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया था। मामला है हरगोविंद पंत बनाम रघुकुल तिलक मामला। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, ये माना था कि किसी राज्य में राज्यपाल का जो कार्यालय है वो केंद्र सरकार के अधीन कोई रोजगार नहीं है, उसको कोई एम्प्लॉय नहीं माना जाना चाहिए। जो कार्यालय है ये एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय, तो इसको स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय के रूप में परिभाषित कर चुका है। कौन कर चुका है? सुप्रीम कोर्ट कर चुका है। राज्यपाल से संबंधित अगर कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो उसमें सबसे पहले आता है आर्टिकल 153, जो कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है और संविधान के मुताबिक जो है वो राज्यपाल की जो भूमिका है वो दोहरी भूमिका सामान्यतः हो जाती है। जैसे राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य राज्य का संवैधानिक प्रमुख भी होता है। तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है, लेकिन वो राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करता है, कुछ विवेकाधीन शक्तियों को छोड़ करके। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में भी ये काम करता है। तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख भी है, राज्य की मंत्रिपरिषद के हिसाब से काम करता है, उसी के अनुसार काम करता है, कुछ विवेकाधीन शक्तियों को छोड़ करके, और साथ ही केंद्र और राज्य के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में भी काम करता है और इस प्रकार से इसकी दोहरी भूमिका स्थापित हो जाती है। ये एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। इसी प्रकार से अगर हम अनुच्छेद 157 और 158 की बात करें तो इसके तहत राज्यपाल पद के लिए जो पात्रता संबंधी आवश्यकताएं हैं वो क्या निर्धारित की गई हैं, क्या निर्दिष्ट की गई हैं। जैसे पात्रता यह है कि राज्यपाल होने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है, कम से कम 35 वर्ष की आयु हो व्यक्ति की जिसको राज्यपाल नियुक्त किया जाना है, संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका का वो सदस्य नहीं हो सकता है और साथ ही लाभ का पद धारण नहीं कर सकता है, लाभ के पद पर वो न हो। साथ ही अगर हम अनुच्छेद 161 की बात करें तो उसके तहत राज्यपाल को क्षमादान, दंड विराम आदि की भी शक्ति प्राप्त होती है। वो कई लोगों की सजा को कम कर सकता है, दंड पर विराम लगा सकता है। इस प्रकार की शक्तियां राज्यपाल को आर्टिकल 161 के तहत प्रदान की गई है। कुछ विवेकाधीन शक्तियों को छोड़ दें, जहां राज्यपाल अपने विवेक के अनुसार काम करते हैं, तो राज्यपाल को उसके अन्य सभी कार्यों में सहायता करने के लिए कौन होती है? मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद होती है और इसका प्रावधान कहां पर किया गया है कि राज्यपाल को उसके अन्य सभी कार्यों में विवेकाधीन शक्तियों को छोड़ करके सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद का गठन होगा। यह प्रावधान कहां पर है? आर्टिकल 163 में है। इसके अलावा राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है आर्टिकल 164 के तहत। साथ ही इसमें आर्टिकल 200 भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, जो कहता है कि राज्य की विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल ही अनुमति प्रदान करेगा। वो अनुमति को रोक भी सकता है या अनुमति राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को सुरक्षित रख सकता है। ये सारे प्रावधान आर्टिकल 200 में किए गए हैं। इसी प्रकार से राज्यपाल कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में अध्यादेशों को भी प्रख्यापित कर सकता है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान की गई है उसी प्रकार से आर्टिकल 213 में राज्यपाल को अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति राज्य के संबंध में प्रदान की गई है। तो इसके अंतर्गत आपने देखा कई महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो राज्यपाल की शक्ति को, उसके कर्तव्यों को निर्धारित करते हैं और राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया भी हमने सामान्यतः समझ ली है। मानसून सत्र शुरू होने वाला है, इस पर सामान्यतः बात कर लेते हैं। कब से कब तक चलेगा मानसून सत्र? 21 जुलाई 2025 से 21 अगस्त 2025 तक चलेगा। इस मानसून सत्र में कितनी बैठकें होंगी? 21 बैठकें होंगी। 12 से 18 अगस्त तक रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस के कारण अवकाश रहेगा। सरकार ने मानसून सत्र में ऐसा माना जा रहा है कि 8 नए विधेयक लाने की योजना बनाई है। इससे ज्यादा भी आ सकते हैं, हो सकता है कम आए। सरकार मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के विस्तार के लिए भी संसद की अनुमति मांग सकती है, क्योंकि 6 महीने तक राष्ट्रपति शासन रहता है। उससे आगे बढ़ाने के लिए राज्यों में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने के लिए आपको अनुमति लेनी पड़ती है संसद की। मणिपुर के लिए डिमांड्स फॉर ग्रांट्स यानी अनुदान की मांग भी सदन के सामने रखी जाएगी। विपक्ष और सरकार के बीच कई ऐसे मुद्दे हैं जहां पर उनके बीच एक महत्वपूर्ण बहस देखी जा सकती है और
महत्वपूर्ण डिस्कशन देखा जा सकता है। और वे मुद्दे कौन से हैं? जैसे बिहार में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो बिहार में भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किया जा रहा है, उस पर एक तीखी बहस हो सकती है। इसी प्रकार से विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर पर भी चर्चा की मांग कर सकता है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कई स्टेटमेंट इस प्रकार के दिए गए हैं जो कहीं ना कहीं भारत के स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने पर एक क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तो उस पर भी चर्चा हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप के परमाणु युद्ध, भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध टालने के दावे, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया था कि दो देशों के बीच युद्ध मैंने रुकवाया है और परमाणु युद्ध को मैंने टाला है, इस प्रकार के दावे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किए गए थे। तो सरकार से स्पष्टीकरण की अपेक्षा यहां पर की जा सकती है। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार के मॉनसून सत्र में छाए रह सकते हैं। मॉनसून सत्र का अगर आप संक्षिप्त परिचय चाहते हैं तो संक्षिप्त परिचय उसका यही है कि ये संसद का एक नियमित सत्र होता है, हर साल ये होता है और हर साल सामान्यतः प्राय किस माह में होता है? जुलाई अगस्त में आयोजित किया जाता है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बैठकें होती हैं। ये सत्र सरकार के विधायी कार्यों को पूरा करने के साथ साथ कुछ राष्ट्रीय मुद्दों पर महत्वपूर्ण चर्चा करने का भी अवसर सरकार और विपक्ष दोनों को ही प्रदान करता है। वर्ष 2025 में यह सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा। 21 बैठकें इसमें प्रस्तावित है। तो सामान्यतः बात हो गई है। कौन कौन से विधेयक लाने की सरकार तैयारी कर रही है, प्रस्तावित है, उम्मीद है कि ये विधेयक आएंगे। कौन कौन से हैं? नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल, तो हमारा एक राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक आ सकता है। इसमें खेलों में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी और अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था, बेहतर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर एस्टेब्लिश करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए विधेयक लाया जा सकता है। इसी प्रकार से जियो हेरिटेज यानी भू धरोहर साइट्स और जियो रेलिक्स यानी जो अवशेष होते हैं उनके प्रिजर्वेशन, उनके संरक्षण और उनकी मेंटेनेंस यानी उनके रखरखाव से संबंधित एक महत्वपूर्ण विधेयक आ सकता है। इसी तरह से माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल, एक संशोधन विधेयक आ सकता है जो कि खनिजों के विकास के साथ साथ नियंत्रण से संबंधित कानून में महत्वपूर्ण संशोधन कर सकता है। इसी प्रकार से खेलों में डोपिंग को रोकने के लिए नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल लाया जा सकता है। खेलों में डोपिंग रोधी कानून को सशक्त बनाने के लिए ये अमेंडमेंट लाने की तैयारी है सरकार की। इसके अलावा मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अमेंडमेंट बिल भी लाया जा सकता है ताकि मणिपुर में जीएसटी को वहां की आवश्यकताओं के अनुसार उसी प्रकार के प्रावधान मणिपुर के संदर्भ में किया जा सके जैसी आवश्यकता वहां पर है, ताकि बिजनेस आगे बढ़ सके, कारोबार में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न हो। इसी तरह से जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस बिल यानी जन विश्वास को बढ़ाने के लिए भी विभिन्न कानूनों में सुधार की सरकार की तैयारी है। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल यानी आईआईएम संस्थानों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान भी सरकार एक महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक के माध्यम से ला सकती है और आईआईएम संस्थानों के एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होने की उम्मीद है। इसके अलावा टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट बिल यानी कराधान कानूनों में कुछ आवश्यक जो संशोधन है जो अपेक्षा की जा रही है उनके लिए भी एक महत्वपूर्ण बिल आ सकता है। इसके अलावा सरकार कुछ लंबित विधेयक हैं उन पर भी चर्चा कर सकती है, जो पहले ही आ चुके हैं उन पर भी चर्चा होगी। जैसे आयकर विधेयक 2025 है और इस पर काफी विवाद हो रहा है क्योंकि यह आयकर जो अधिकारी हैं उनको किसी व्यक्ति के जो डिजिटल डिवाइसेस हैं उनको भी जांचने का एक प्रकार से अधिकार प्रदान करता है, जिस पर काफी सवाल उठे हैं क्योंकि ये व्यक्ति की निजता के अधिकार का कहीं ना कहीं उल्लंघन करते हुए दिखाई देता है, जो कि निजता का अधिकार अब एक मौलिक अधिकार है। पुट्टास्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट 9-0 से उसको निर्धारित कर चुका है 2017 में। तो 2017 में पुट्टास्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित कर दिया है और अगर डिजिटल डिवाइसेस को जांच करने का अधिकार आयकर अधिकारियों को दिया जाएगा तो ये एक विवाद का विषय बना है। निजता के अधिकार और किसी मुद्दे की जांच करने का आयकर अधिकारियों की जांच में अगर किसी प्रकार का अतिक्रमण होता है। गोवा राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन करने से संबंधित एक विधेयक जो 2024 का है वो भी, उस पर भी चर्चा हो सकती है। मर्चेंट शिपिंग बिल 2024 के साथ साथ भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 ला करके भारत में व्यापार की
बंदरगाहों के माध्यम से एक बेहतर शासन व्यवस्था क्रिएट करने का प्रयास भी सरकार कर सकती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विधेयक हैं जो सरकार ला सकती है। साथ ही मणिपुर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने के लिए भी सरकार संसद की अनुमति मांग सकती है। तो इस पर भी विस्तार से बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार मानसून सत्र में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव लाने की तैयारी में है, ऐसा माना जा रहा है, ऐसी खबरें हैं। फिलहाल सरकार मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को वापस लेने की योजना की तैयारी में नहीं दिखती है, यानी राष्ट्रपति शासन की अवधि वहां पर बढ़ाई जा सकती है। राष्ट्रपति शासन की समय सीमा के बारे में बात करें तो संविधान राष्ट्रपति शासन को हर 6 महीने में यह निर्धारित करता है संविधान की राष्ट्रपति शासन को हर 6 महीने में संसद से मंजूरी लेनी पड़ेगी। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? 13 फरवरी 2025 को लगाया गया था। उसकी वर्तमान 6 महीने की सीमा 13 अगस्त को समाप्त हो रही है और इसलिए सरकार अगर यहां पर राष्ट्रपति शासन को बढ़ाना चाहती है तो उसके बारे में उसे संसद से अनुमति लेनी ही पड़ेगी। मणिपुर के लिए अनुदान मांगों से संबंधित एक विनियोग विधेयक भी आएगा। मणिपुर राज्य के लिए 2025-26 की अनुदान मांगों से संबंधित विनियोग विधेयक भी संसद में प्रस्तुत किए जाने की पूरी उम्मीद है। इसके अलावा जो अभी हमने चर्चा करी थी मणिपुर जीएसटी संशोधन विधेयक 2025, जिसमें नए विधेयकों में मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 जो नए विधेयक लाए जा रहे हैं उसमें मणिपुर में जीएसटी की संरचना में भी कुछ महत्वपूर्ण संशोधन हो सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर चर्चा को राष्ट्रपति शासन तक सीमित रखेंगे क्योंकि जीएसटी का मुद्दा अलग से हम डिस्कस कर लेंगे इकोनॉमी दिस वीक के प्रोग्राम में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत, कौन से अनुच्छेद के तहत? 356 के तहत मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, आप ये जानते हैं। और उसी दौरान फरवरी में ही, उससे पहले मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद राज्य विधानसभा को भी भंग कर दिया गया था। मणिपुर में लगातार संघर्ष को सुलझाने में राष्ट्रपति शासन किस प्रकार मदद कर सकता था, इस बारे में भी थोड़े से तथ्यों को जान लेते हैं। जैसे मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को लगा करके कहीं ना कहीं प्रशासन की तटस्थता, उसको एक प्रकार से उसकी तटस्थता को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया था। केंद्रीय प्रशासन जातीय हिंसा से निपटने में पक्षपातपूर्ण रवैये के आरोपों को हटाना चाहता था। जो पक्षपातपूर्ण रवैये के आरोप लग रहे थे, केंद्र सरकार उन आरोपों को हटाना चाहता था, एक तटस्थता प्रशासन की सुनिश्चित करना चाहता था तथा कुकी, जोमार और मैतई दोनों समुदायों को एक संरक्षण प्रदान करना चाहता था ताकि जातीय हिंसा का ये जो मुद्दा है ये और ज्यादा आगे न बढ़े। राज्यपाल की निगरानी में राज्य में कानून व्यवस्था बनाने का उद्देश्य राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य में शामिल था। इसके अलावा 20 माह से अधिक समय से शिविरों में रह रहे 60,000 से अधिक विस्थापित लोगों के लिए उचित राहत और पुनर्वास सुनिश्चित करना भी सरकार का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। इस राष्ट्रपति शासन को लगाना ताकि लगभग 60,000 विस्थापित लोगों के लिए उचित राहत और पुनर्वास के जो कार्य हैं वो सुनिश्चित किए जा सके। यहाँ पर आपके लिए जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि राष्ट्रपति शासन वस्तुतः होता क्या है। तो राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य क्या होता है? उसका अर्थ है राज्य सरकार और उसकी विधानसभा को भंग करना, जिससे केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में राज्य आ जाता है। और ये किस संविधान के अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ये संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत ये पूरी कार्रवाई की जाती है, यानी राष्ट्रपति शासन को लगाया जाता है आर्टिकल 356 के माध्यम से। लेकिन 356 का जो संवैधानिक आधार है, वो संवैधानिक आधार कौन सा अनुच्छेद तय करता है? आर्टिकल 355 तय करता है। ये क्या कहता है? केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने का अधिकार देता है कि प्रत्येक राज्य का जो प्रशासन है वो संविधान के अनुसार चले, यानी प्रत्येक राज्य संविधान के अनुसार ही कार्य करे। ये सुनिश्चित करने का काम किसका है? केंद्र सरकार का है। आर्टिकल किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 355 के तहत है। यदि कोई राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य करने में विफल रहती है तो केंद्र 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाकर राज्य में हस्तक्षेप करता है। इस प्रकार से आप देखिए, आधार 355 प्रदान कर रहा है और राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है 356 के तहत। इस अंतर को विशेष रूप से याद रखिएगा। आर्टिकल 355 और 356 की कंपैरिजन पर मुख्य परीक्षा में कई स्टेट पीसीएस और आईएएस में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राष्ट्रपति शासन को राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल के नाम से भी जाना जाता है। तो जो राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाया जाता है उसको राज्य आपातकाल के साथ साथ संवैधानिक आपातकाल के नाम से भी सामान्यतः संबोधित किया जाता है। उद्घोषणा के आधार क्या होते हैं?
आर्टिकल 356 तो होता ही है। यदि राष्ट्रपति को लगता है, ये सीधा लिखा हुआ है, यदि राष्ट्रपति को लगता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर सकती, तो वह राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। किस आधार पर ऐसा किया जाएगा? राज्यपाल की सिफारिश पर ऐसा किया जा सकता है और राष्ट्रपति के विवेक पर राज्यपाल की रिपोर्ट के बिना भी ऐसा किया जा सकता है। और आधार कौन प्रदान करता है? आर्टिकल 355 प्रदान कर देता है। अब आपके लिए कुछ सवाल हैं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। और पहला सवाल है, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त है? विवेकाधीन शक्तियों पर यहां बात की गई है। यूपीएससी की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रश्न आपका पहले कथन है, राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए भारत के राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना, ये पहला कथन है। और आपके सामने ये दूसरा कथन यहां पर इस प्रकार से आएगा, तीसरा इस प्रकार से आएगा और चौथा इस प्रकार से आ जाएगा। इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। विवेकाधीन शक्तियां बतानी है आपको राज्यपाल की। पहली है, राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए भारत के राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना विवेकाधीन शक्तियों में आता है या नहीं आता है। दूसरा है, मंत्रियों की नियुक्ति क्या विवेकाधीन शक्तियों में है या नहीं है। तीसरा है, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना, ये तीसरा है। और चौथा है, राज्य सरकार के कामकाज के संचालन के लिए नियम बनाना। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। आपके सामने पहला ऑप्शन है केवल 1 और 2, दूसरा ऑप्शन है केवल 1 और 3, तीसरा ऑप्शन है केवल 2, 3 और 4 और चौथा ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न क्या है, संसद का मानसून सत्र प्राय सामान्यतः किस माह में आयोजित होता है? आपके सामने ऑप्शन है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, जुलाई, अगस्त, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित, जैसा उपबंधित है, जैसा प्रावधान किया गया है, अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो क्या होगा? ऑप्शन ए है, उस राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाती है। ऑप्शन बी है, उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगी, प्रयोग करने लायक होंगी, प्रयोग की जाएंगी। सी ऑप्शन है, उस राज्य में अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है। और डी ऑप्शन है, राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित विधियां बना सकता है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।